ओम गण गणपते नमः। अपने इष्टदेव, गुरुजन, अपने मित्रजन और शुभेच्छुओं को नमन करते हुए वरुण एस्ट्रो सेंटर पे आपका स्वागत है। हम दैनिक पंचांग लेकर आए हैं। इसकी प्रस्तुति हम बराबर करते आए हैं पिछले दिनों से, और आपके सुझाव के अनुसार इसमें कुछ न कुछ बराबर नयापन ला रहे हैं और पंचांग को बेहतर प्रस्तुति करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। तो चलिए, पंचांग में क्या क्या आज की प्रस्तुति है यह आपके से परिचय करा दें। तो सबसे पहले पंचांग के पांचों अंग जो होते हैं उनके बारे में पहली प्रस्तुति होगी है। दूसरी प्रस्तुति मुहूर्त, शुभ और अशुभ मुहूर्त से संबंधित है। तीसरी प्रस्तुति हमारी ग्रहों के गोचर की स्थिति है कि आज विभिन्न ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, किस नक्षत्र में हैं, उनका सार क्या है, आदि आदि। अगली प्रस्तुति हमारी जो चौथी प्रस्तुति है, ये जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन होने के संकेत मिल रहे हैं। यह किसी भी व्यक्ति के चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं जन्म कुंडली में, उनके नक्षत्र के अनुसार और उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार यह दिन देखा जाता है। तो जो संकेत मिल रहे हैं, जिसे तारा बल भी बोलते हैं, वह यह प्रस्तुति है। अगली प्रस्तुति हमारी चौघड़िया ज्योतिष पर है। जो पिछले 4 अंग प्रस्तुति को से संबंध रखते हैं या जो इनकी जानकारी है कि आज का दिन कैसा होगा, हमारे लिए कैसा दिन है, उनके लिए भी सूक्ष्म चौघड़िया किसी समय को करने के लिए कौन सा चौघड़िया उपयुक्त होगा, कौन सा काल उपयुक्त होगा, कौन सा अवधि उपयुक्त होगी, ये सारी चीज चौघड़िया ज्योतिष के अंतर्गत है। किंतु चौघड़िया ज्योतिष उसके लिए भी उपयोगी है जिनके पास अपना जन्म विवरण नहीं है, जन्म नक्षत्र नहीं है, वे नहीं देख सकते कि मेरा जन्म नक्षत्र कौन सा है, जन्म कुंडली नहीं बना है, तो ऐसी स्थिति में भी चौघड़िया ज्योतिष उपयोगी होता है। तो अगली प्रस्तुति जो नई प्रस्तुति है वह भी लेकर के आपके सुझाव के अनुसार आए हैं कि अंक शास्त्र क्या संकेत कर रहे हैं आज के दिन के बारे में। यह आपके मूलांक से संबंधित है, जो कि जन्म तारीख के अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाकर 1 से 9 तक ताकि आए, उसे उसके अनुसार कैसे दिन रहने के संकेत हैं। तो ये हमारी प्रस्तुति है। मेरा प्रयास है कि सही डेटा के साथ आपके पास यह प्रस्तुत रहे और बराबर प्रयास रह रहा है कि इसमें कुछ नयापन रहे और आपका सुझाव इसमें बहुत कारगर होता है, बहुत काम कर रहा है। हम आपके सुझाव बराबर मिल रहे हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, यह भी हमारे लिए गर्व की बात है और इसलिए आपसे मेरा मनोबल बढ़ रहा है और इसके कारण हम कुछ नया छोटा छोटा वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके लिए और उपयोगी हो सकता है। तो अंत में मैं यही कहता हूँ कि आपका वीडियो, मेरा वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। ये आपके मित्रजन, परिजन और शुभेच्छु इनका लाभ से वो भी लाभान्वित हो सके इस प्रस्तुति से, इसके लिए उन्हें शेयर भी करें YouTube के लिंक को, और हमारे YouTube को लाइक करना न भूलें, जिससे कि हम थोड़ा मनोबल बढ़े, हमको शक्ति मिले और हम इसमें और प्रस्तुति कर सकें, नया वीडियो ला सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम देर न करते हुए अपने प्रस्तुति पर चलते हैं। अंत में भी यह बता देना चाहते हैं कि डेटा जो भी है
वह दृक पंचांग से लिया गया है स्थानीय पटना के समय के अनुसार। जन्म कुंडली सुबह 5 बजे का होता है और छवि जो है जहां भी है वह हमारे गूगल से लिया गया है। तो चलते हैं हम अपनी प्रस्तुति की ओर। 11 फरवरी का पंचांग आपके समक्ष। सूर्योदय 6:27 पर, सूर्यास्त 5:40 तक। दिशाशूल उत्तर है। पंचांग के पांचों अंक। दिन वार मंगलवार है। तिथि संध्या 6:55 तक चतुर्दशी, उसके बाद पूर्णिमा। नक्षत्र संध्या 6:34 तक पुष्य, उसके बाद अश्लेषा। योग प्रातः 6:37 तक आयुष्मान, उसके बाद सौभाग्य। करण प्रातः 6:52 तक गर, उसके बाद वनिज। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:26 तक। अमृतकाल दिन के 12:01 से अपराह्न 1:39 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग संध्या 6:34 से कल सुबह सूर्योदय तक। रवि योग प्रातः 6:27 से कल सुबह 6:34 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:56 से 2:41 तक। गोधूली बेला संध्या 5:38 से 6:04 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:39 से 0:29 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 2:52 से 4:16 तक। गुलिक काल दिन के 12:04 से 1:28 तक। यमगंड प्रातः 9:16 से 10:40 तक। भद्रा संध्या 6:55 से कल सुबह तक। गंडमूल नक्षत्र, ये चंद्रमा का राशि परिवर्तन जब भी होता है, खास करके जब वो जलीय राशि में प्रवेश करते हैं, तब यह गंडमूल दोष लगता है। तो गंडमूल दोष संध्या रात्रि 0:34 से 6:27 तक। ये रहे महत्वपूर्ण मुहूर्त शुभ और अशुभ। ग्रहों की स्थिति को देखते हैं, आकाशीय स्थिति को, जो स्थानीय समय के अनुसार 5 बजे सुबह का है। सूर्यदेव 28 डिग्री पर है, ये कुंभ राशि में जाने के लिए तत्पर हैं। चंद्रदेव कर्क राशि में आ ही हैं। मंगलदेव 23 डिग्री पर हैं। 29 डिग्री पर बुधदेव, जिनका भी जो है अब दूसरी राशि में कुंभ राशि में आने वाले हैं। बृहस्पति देव 17 डिग्री पर हैं। शुक्रदेव 10 डिग्री पर हैं। शनिदेव 24 डिग्री पर है। ये भी मार्च तक, चूंकि ये काफ़ी धीमे चलते हैं, ये दूसरी राशि में जाएंगे, मीन राशि में। राहुदेव 5 डिग्री पर हैं और केतुदेव, राहुदेव की जितनी डिग्री होती है, अंश होती है, केतुदेव की उतनी ही होती है। तो इस प्रकार मित्र राशि में कोई ग्रह नहीं है, शत्रु राशि में 3 ग्रह हैं, सम राशि में 4 ग्रह हैं, स्वराशि में 2 ग्रह हैं। ये रहे राशि के अनुसार ग्रहों की स्थिति। नक्षत्र के अनुसार यदि स्थिति देखते हैं तो मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, स्व नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति और शुक्र का, चूंकि बृहस्पति देव वृषभ राशि में है, जिनके स्वामी शुक्र होते हैं, और शुक्र देव मीन राशि में है, जिनके स्वामी बृहस्पति देव होते हैं, इसलिए बृहस्पति और शुक्र देव का आपस में राशि परिवर्तन है। केतु, शुक्र, बुध, राहु ये स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। वहीं शनि देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 3, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, मंगल देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। तो ये रहे पंचांग, महत्वपूर्ण मुहूर्त और ग्रहों की आकाशीय स्थिति। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी प्रस्तुति में, जो कि जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने वाला है, संकेत क्या मिल रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी दूसरी प्रस्तुति में। दैनिक पंचांग की दूसरी प्रस्तुति, ताराबल यानी नक्षत्र के अनुसार आज कैसे दिन रहने के अनुमान है।
यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस के नक्षत्र के अनुसार, यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार देखते हैं। अब ये आपको आश्चर्य लग रहा होगा, चंद्रमा खुद ही ग्रह हैं, नक्षत्र स्वामी इनके ग्रह कैसे होते हैं? तो आपको बताते चले कि कुल 27 नक्षत्र हैं और ग्रह 9 ही हैं, इसलिए 3 नक्षत्रों के समूह को एक ग्रह का स्वामित्व दिया गया है और ये ही ज़्यादा फलदायी होते हैं क्योंकि नक्षत्र ग्रहों के मन होते हैं। तो और इस प्रकार, जैसे उदाहरण स्वरूप हम कहें कि रोहिणी, हस्ता तथा श्रवणा के नक्षत्र के स्वामी खुद चंद्रदेव बनते हैं, उसी प्रकार सभी नक्षत्रों के अलग अलग स्वामी अलग अलग ग्रह हैं, यानी 3 नक्षत्रों के समूह का स्वामित्व हर ग्रह को मिला हुआ है। इसीलिए ये 9 नक्षत्रों के समूह के को क्रमवार से पुनः लिखते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि पहला नक्षत्र में जो ग्रह आए, जो नक्षत्र आए, उसी के नक्षत्र स्वामी के फिर 10वें में आएंगे और 19वें में आएंगे और यही क्रम चलेगा 27 नक्षत्र तक। तो जन्म नक्षत्र के पहले में जो आएंगे वो उन सामान्य परिणाम देते हैं, मिक्स्ड रिजल्ट देते हैं, मिला जुला परिणाम। किंतु जन्म नक्षत्र से तीसरे नक्षत्र समूह, 5वें नक्षत्र समूह और 7वें नक्षत्र समूह पीड़ादायक होते हैं, बाधक होते हैं काम में और ये थोड़ा अच्छा फल नहीं देते। वहीं जन्म नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र समूह, चौथे नक्षत्र समूह, छठे नक्षत्र समूह, 8वां और 9वां नक्षत्र समूह अच्छा फल देते हैं। 8वां 9वां बहुत अच्छा देते हैं, वहीं 7वां बहुत खराब देते हैं। तो अब चलते हैं देर न कर कि आज का दिन कैसा नक्षत्र के अनुसार रहेगा। चूँकि संध्या 6:34 तक पुष्य नक्षत्र है, उसके बाद 6:34 के पश्चात अश्लेषा नक्षत्र है। तो 6:34 तक जातक ऐसे नक्षत्र में पैदा हुए जिनके नक्षत्र स्वामी बृहस्पति, राहु, चंद्रदेव, शुक्र तथा बुध होते हों, उनके लिए दिन शुभ होने के संकेत है। वहीं जिनके नक्षत्र स्वामी, जन्म नक्षत्र स्वामी मंगल, सूर्य और केतु बनते हों, उनके लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कार्य में बाधा हो सकती है, कुछ असंतोष भी हो सकता है, वाहन वगैरह चलाने में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि कहीं पीड़ा न हो। शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दिन सामान्य रहने की संभावना है। 6:40 के बाद, संध्या 6:34 के बाद, क्षमा करें, संध्या 6:34 के बाद, यानी संध्या 6:34 से कल दिन भर शुभता के संकेत वैसे जातकों के लिए जिनके नक्षत्र स्वामी शनि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य तथा केतु बनकर उभरते हैं। वहीं जिनके नक्षत्र स्वामी राहु, चंद्र तथा शुक्र बन रहे हों, उनके लिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। कार्य में बाधा हो सकती है, पीड़ादायक परिणाम हो सकते हैं, असंतोषजनक परिणाम भी हो सकते हैं। और बुध के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दिन सामान्य रहने की संभावना है। तो ये रहे जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन होने की संभावना है, संकेत क्या मिल रहा है। हमारी अगली प्रस्तुति चौघड़िया ज्योतिष पर है, जो 2 भागों में है। पहला भाग चौघड़िया ज्योतिष का संक्षिप्त परिचय और उसके बाद चौघड़िया ज्योतिष संबंधी संकलित डेटा, कब कब कौन से चौघड़िया होते हैं उनके बारे में हम अपनी चौघड़िया ज्योतिष के दूसरे प्रस्तुति में करते हैं।
तो ये 2 भागों में है। तो चलिए अपने दोनों भागों में क्रमवार चौघड़िया ज्योतिष पर चलते हैं। चौघड़िया ज्योतिष में आपको ले जाने के पहले थोड़ा संक्षिप्त परिचय चौघड़िया ज्योतिष पर और इसकी उपयोगिता पर। हम विभिन्न कार्य के लिए मुहूर्त देखते हैं। उदाहरण स्वरूप सरकारी कार्य हो सकता है, यात्रा का उद्देश्य हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, विद्या ग्रहण हो सकता है, कोई शुभ कार्य के लिए, धनोपार्जन आदि के लिए, विवाह आदि, अपने दुश्मन को परास्त करने के लिए आदि आदि। तो इस प्रकार सभी कार्यों के लिए अलग अलग ग्रहों से उनका संबंध जोड़ा जाता है और जोड़ा गया है। और हम सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह हैं। उदाहरण स्वरूप रविवार के लिए सूर्यदेव, सोमवार के लिए चंद्रदेव, मंगलवार के लिए मंगलदेव। इसी क्रम में 7वां दिन हम शनिवार को पहुंचते हैं, शनिदेव। किंतु अब प्रश्न उठता है कि चौघड़िया में जो समय होता है, जो काल होता है, वह कैसे बांटा जाता है। तो विभिन्न कालों को की अवधि को विभिन्न चौघड़िया से उसको दर्शाया जाता है और हर चौघड़िया के लिए अलग अलग वार के स्वामी उनसे संबद्ध होते हैं। दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक 8 चौघड़िया होता है और रात्रि सूर्यास्त से सूर्योदय तक 8 चौघड़िया, किंतु दिन तो 7 ही है। तो इसलिए उसमें जो आरंभ का चौघड़िया होता है, चाहे दिन का या रात्रि का, वही दिन या रात्रि का के अंतिम का चौघड़िया वही होता है। इस प्रकार अगर कहा जाए कि हर चौघड़िया किसी न किसी कार्य के लिए उपयुक्त होता है और हम नक्षत्र के अनुसार अगर देख लिए कि दिन शुभ है तो चौघड़िया को जब अपने काम के लिए उस समय को यदि प्रयोग में लाते हैं तो शुभता बढ़ जाती है। वहीं दिन अगर हमारा आज अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है तो अशुभ चौघड़िया में हम थोड़ा सावधानी ज़्यादा रखेंगे। तो ये रहा चौघड़िया ज्योतिष का संक्षिप्त परिचय। दिन के चौघड़िया पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अधिव्याप्त स्थिति होती है और वह व्याप्त स्थिति वार वेला, काल वेला आदि से ग्रसित जब भी होता है कोई चौघड़िया, तो उस चौघड़िया को उपयोग में नहीं लाने की सलाह दी जाती है। रात्रि का काल रात्रि जो बेला होता है, उस चौघड़िया को भी उपयोग में नहीं लाना चाहिए। तो ये छोटी सी संक्षिप्त परिचय चौघड़िया ज्योतिष पर। अब हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया ज्योतिष का मुख्य प्रस्तुति पर। चौघड़िया ज्योतिष का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने देखा कि चौघड़िया ज्योतिष होता है क्या, इसकी उपयोगिता क्या है। जैसे जातक जिनका, यह भी हमने देखा कि ऐसा जातक जिनके जन्म नक्षत्र नहीं मालूम है, जन्म कुंडली नहीं बनी है, वे भी चौघड़िया ज्योतिष का अच्छे तरह से उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग पूजा पाठ आदि में होता है, यह भी हमने पिछले भाग में बताया है। हमने यह भी बताया कि विभिन्न कार्यों हेतु विभिन्न ग्रह अधिकृत हैं, यानी विभिन्न कार्य करने के लिए का संबंध विभिन्न ग्रहों से है, या उल्टा कहें हर ग्रह का अपने अपने कार्य परिधि है, कार्य सीमा है, वो अधिकृत उनके लिए हैं। दूसरा हमने ये भी बताया कि दिन के वार का स्वामी भी प्रत्येक ग्रह को दिया गया है। कुल 7 ग्रह हैं और 7 ही दिन होते हैं। और उसी क्रम में
हम सप्ताह के दिन के स्वामी के बारे में जानते हैं, जिसे ज्योतिष में, खास करके केपी एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में उसे रूलिंग प्लैनेट भी कहा जाता है, डेज लॉर्ड। रूलिंग प्लैनेट के गणना में उसकी उपयोगिता होती है, और उसे डेज लॉर्ड मतलब आज का दिन के स्वामी कौन है। और विभिन्न ग्रहों का या कहें साप्ताहिक दिनों का विभिन्न चौघड़िया से संबंध है। यानी सोमवार के लिए अमृत चौघड़िया, मंगलवार के लिए रोग चौघड़िया। इसी क्रम में सभी ग्रह, सभी इसको साप्ताहिक दिनों के लिए एक एक चौघड़िया के नाम से जाना जाता है। एक एक चौघड़िया को अधिकृत है, एक एक चौघड़िया उनके नाम से है, साप्ताहिक दिनों से। इस प्रकार अब कहें कि विभिन्न चौघड़िया को हर एक काम के लिए उपयोगिता अलग अलग है। यानी यदि हम विद्या अर्जन के लिए करें तो लाभ चौघड़िया बेहतर है। सरकारी कार्यों के लिए उद्वेग चौघड़िया है। दुश्मन को परास्त करने करके हेतु कोई कार्य हो रहे हो या कार्य आरंभ हो रहा हो तो काल चौघड़िया, रोग चौघड़िया। काल चौघड़िया है दैनिक वृत्ति से संबंधित। इस प्रकार हर चौघड़िया का अलग अलग उपयोग है। तो सप्ताह के दिन साथ ही होते हैं, लेकिन 8 चौघड़िया होता है। इसलिए जो प्रथम चौघड़िया होता है, चाहे दिन का आरंभ का या रात्रि आरंभ का, वही दिन और रात्रि के समाप्ति पर रहते हैं। चौघड़िया के उपयोग करते समय यह अवश्य देखना चाहिए कि कहीं वह चौघड़िया कोई अशुभता से तो अधिव्याप्त तो नहीं है। जैसे इसी प्रस्तुत चार्ट में हम देख रहे हैं, जो सारणी है चौघड़िया की, कि दिन चूंकि मंगलवार है इसलिए रोग चौघड़िया से शुरू होता है। ऐसे तो मंगल क्रूर ग्रह है, इसलिए अमंगल इनको कहा जाता है। लेकिन ये दुश्मन को परास्त करने के लिए अगर कोई कार्य किए जा रहे हों, कार्य आरंभ किए जा रहे हों, उनके हेतु कोई अनुष्ठान किया जा रहा हो, तो यह उपयोगी है। लेकिन वही उद्वेग चौघड़िया जो सरकारी कार्यों से संबंध है, सूर्य से संबंधित है, उसकी का अगर हम काम करना चाहें तो यह अधिव्याप्त है वसुता से, क्योंकि वार वेला से ग्रसित है। उसी तरह काल चौघड़िया काल वेला से ग्रसित है, और शुभ चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है। रात्रि में लाभ चौघड़िया काल रात्रि जैसे अशुभता से व्याप्त है। तो ऐसे अशुभता से जो भी अधिव्याप्त रहे, उस चौघड़िया को त्याजना ही चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ चौघड़िया ज्योतिष का की समाप्ति करते हैं, और अब आपको ले चलते हैं अंक ज्योतिष, जो कि बहुत लोगों के मांग पर आई है। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, क्योंकि बहुत से लोगों का जो जन्म कुंडली नहीं है, लेकिन अंक उनके जो जन्म तिथि है वो पता है, और अंक ज्योतिष भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पग पग पर अंक हमारे साथ आते ही हैं, और उनका प्रयोग अहम होता है हमारे जीवन में। अंकों को उदाहरण स्वरूप हम जन्म लेते हैं तो एक तिथि होती है, आगे जब बढ़ते हैं तो जब विद्या अर्जन करते हैं वहाँ भी तिथि है, परीक्षा देते हैं वहाँ भी अंक है, परीक्षा देते हैं वहाँ भी अंक पर खेल है। आगे जब बढ़ते हैं तो कहीं भी किसी जगह जाए तो अंक से ही कोई पहचान होती है।
चाहे यात्रा करने में, अन्य कोई भी काम करने में। यदि बैंक में खाता खुलवाते हैं तो वो भी अंक है। हमें जब हम अपने रोजगार में जाते हैं तो वहाँ भी अंक ही है हमारे वेतन के स्वरूप। तो इस प्रकार अंक हमारे जीवन में जन्म से मृत्यु तक, यहाँ तक कि मृत्यु के पश्चात भी अंक जिंदा रहते हैं। तो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा रहने की संभावना है? अंक ज्योतिष 2 भागों में होता है। अंक हम 2 भागों में देखते हैं। पहला तिथि का योग, जिसे मूलांक कहा जाता है। दूसरा तिथि, माह और वर्ष का योग, जिसे भाग्यांक कहते हैं। और सभी अंकों को एकल अंक यानी 1 से 9 के बीच में एक अंक का बना दिया जाता है योग करके। यदि 2 अंक भी होते हैं तो उसे फिर उन अंकों को जोड़कर, जो 2 अंकों का अंक है उनको जोड़कर एक अंक बना दिया जाता है। तो 1 से 9 तक का ही सारा अंक ज्योतिष है। अगर कहें 12 महीना है तो 108 अंक है और उसका भी योग 9 ही होता है। यदि कोई पूजा पाठ करते हैं, उसमें 108 बार कोई जाप करना है, ये करना है। 108 हमारे जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देवताओं के लिए भी 108 अंक महत्वपूर्ण है, चूँकि सबसे ज़्यादा बड़ा अंक 9 का योग बनकर वो आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं। और हर अंक दूसरे अंक से, यानी पहला और दूसरा अंक, पहला अंक 1 और 2 आपस में संबंध रखते हैं। और इन्हीं संबंधों के आधार पर मूलांक और भाग्यांक का संबंध से हम दिन का देखते हैं और उनके सभी स्थिति को देखते हुए दिन जो स्टार देते हैं उनका अलग गणीय पद्धति है और सफलता का रेट क्या है उनका अलग है। तो आज देखते हैं 1, 10, 19, 28 तिथि को जन्मित लोग, जिनका मूलांक 1 होता है, जिनके स्वामी सूर्य देव बनते हैं। नंबर 1 सूर्य है, क्योंकि अगर सूर्योदय नहीं हो तो फिर हमारे लिए बहुत समस्या होगी। कहीं राजा नहीं हो, हाँ सूर्य हमारे पिता भी होते हैं। तो चलिए 1 अंक जिनका मूलांक है उनके लिए दिन, चूँकि आज का जोग 11 फरवरी 2025 का जोग भाग्यांक 4 बनकर आता है, जो राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राहु का संबंध कैसा है सूर्य के साथ? ये अच्छा परिस्थिति है। 3 स्टार मिल रहे हैं और 80 से 90% सक्सेस रेट है। तो ये राहु का हुआ, राहु छाया ग्रह होते हैं। और जिनका 2 मूलांक वाले हैं, चंद्रदेव जी, 2 मूलांक वाले जिनके स्वामी चंद्रदेव बनते हैं, जिन्हें रानी भी कहा जाता है। तो 2, 11, 20, 29 को इनका जन्म होता है। और चूंकि 4 का संबंध रानी से उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। फिर भी इसलिए स्टार भी देखेंगे तो इसमें कम है और सक्सेस रेट भी कम है। स्टार रेट 1.5 मिल रहे हैं और सक्सेस रेट 30 मिल रहे हैं। उसी तरह से अगर देखें 3 मूलांक वाले, जिनका जन्म तिथि 3, 12, 21, 30 होता है, इनके स्वामी जुपिटर होते हैं, विजडम के स्वामी। और ये राजा के अधीन शुभ सलाहकार का, जिसे कहता है मंत्रणा देने या मंत्री, या ये कहें कि राजा के
में उनके शासन में वे एक सलाहकार के रूप में होते हैं। तो बृहस्पति देव का 4 से संबंध अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि बृहस्पति देव को 4 से वैसे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि 4 एक ऐसा ग्रह है जो कि किसी चीज़ को बढ़ाता है, छाया ग्रह है। और जुपिटर चूँकि विद्या के ये हैं, सात्विक हैं, इसलिए इनको बृहस्पति के साथ क्या ज़रूरत, लेकिन फिर भी कभी कभी ये अच्छे फल देते हैं। और इसलिए उतना खराब नहीं है तो उतना अच्छा भी नहीं, तो उतना खराब भी नहीं है। तो इसलिए इनका 2.5 रेटिंग है और सक्सेस रेट, सफलता का जो रेट है वो 70% होता है। 4 अंक वाले का 4 से संबंध अच्छा नहीं माना जाता है। कभी कभी 4 अंक वाले का 4 और 8 से संबंध जो है कभी कभी भयानक भी होता है, खराब भी होता है। तो इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। स्टार रेट 1 है और 4 का 4 से संबंध अगर अच्छे हो जाएं तो सक्सेस रेट 100% होगा। आपस में तालमेल भी अच्छे मिलते हैं। इसलिए ओवरऑल सक्सेस रेट कहिए, कार्य में सोचने में दोनों बैठ के सोचेंगे तो अच्छा सोचेंगे, योजना बनाएंगे। धुआं धुआं से मिलता है, तो वैसी स्थिति में 100% सक्सेस रेट है। 4 और 5 का संबंध सामान्य होता है। सक्सेस रेट 3 स्टार मिल रहे हैं और 80 से 90% सक्सेस रेट है। 4 और शुक्र का संबंध अच्छा माना जाता है, क्योंकि शुक्र विलासिता के कारक हैं और 4 उसे बढ़ाने के हैं। तो शुक्र का संबंध राहु से अच्छा होता है, इसलिए उत्तम है। 3 स्टार मिल रहे हैं और 80 से 90% सक्सेस रेट है। राहु सर हैं तो केतु धर हैं, इसलिए यह भी सक्सेस रेट उत्तम है। 4 स्टार मिल रहे हैं और 90 से 100% सक्सेस रेट है। 4 से 8 का संबंध या तो बहुत अच्छा या तो बहुत खराब, इसलिए थोड़ी सावधानी रहने की ज़रूरत है। 1 स्टार जरूर मिल रहे हैं, लेकिन 90 से 100% सक्सेस रेट हो सकते हैं इसके। वहीं राहु देव का मंगल देव से संबंध जो है, जो धुआं हो, वायु हो, और मंगल अग्निदेव हैं। 9 मूलांक वाले के लिए अग्नि है। अग्नि और वायु जब मिलेंगे तो स्थिति विस्फोटक होगी, इसलिए सावधानी रहने की जरूरत है। और यही वजह है इनका 1.5 स्टार मिल रहा है और 20% ही सक्सेस रेट है। तो ये रहा अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। हम अंक ज्योतिष पर और भी अलग से पोस्ट लाएंगे, जैसे नाम को करेक्शन कैसे ठीक किया जाए, आपस में जन्म, मूलांक, भाग्यांक और नाम को कैसे तालमेल कराया जाए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को कैसे ठीक कराया जाए, आदि आदि। कैसे जाने कि मोबाइल का अंतिम जो अंक है वह महत्वपूर्ण भूमिका, मोबाइल का एक एक अंक हमारे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, किंतु जो अंतिम अंक है वह जहाँ से कॉल आ रहा है उसके लिए भी कुछ कहा जाता है, और जहाँ जो रिसीव करता है उसके लिए भी कुछ कहा जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम शीघ्र लाएंगे, और इसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब, अगर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें और साथ साथ में नोटिफिकेशन का बटन भी, ताकि आपको सूचना मिले जो हमारे छोटे छोटे पोस्ट आएंगे और आप इसका लाभ सभी लोग उठा सकें। इसलिए इसको शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों में, अपने परिजनों में और अपने शुभचिंतकों में।
शुभेच्छुओं में। अंत में आपका सुझाव, हम के भिक्षा यही है कि आपसे मांगते हैं कि आप सुझाव ज़रूर दें। यदि इसमें कुछ सुझाव चाहते हैं या नए तरह का पोस्ट चाहते हैं तो हमें ज़रूर भेजें। कोशिश करेंगे उसके संकलित कर हम शीघ्र उसको पोस्ट करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और अगली प्रस्तुति तक आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मंगल देव हमेशा आपके जीवन में मंगलकारी रहें। जय हनुमान, जय श्री राम।